हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अमनिफाई। सो क्लास 6 की एनसीईआरटी के साथ हम बढ़ेंगे आगे, जिसमें हम करेंगे आज चैप्टर नंबर 5। हमने ऑलरेडी इसके 1 से लेके 4 तक चैप्टर्स कर लिए हैं। सो अगर आपने पिछली क्लासेस को नहीं देखा तो मेरा सजेशन आपको यही है कि जाओ पहले जो पिछली क्लासेस है ना उनको देख के आओ। क्योंकि हिस्ट्री में क्या होता है, हिस्ट्री क्या होता है पास्ट, और पास्ट क्या होती है, हमेशा स्टोरी होती है। ठीक है, तो अगर इतनी स्टोरी चल रही है और इतनी आप यहाँ पे आके पहुंचे तो पिछले वाला हिस्सा आपने छोड़ दिया। तो अब यही हो रहा है, अगर इतनी बड़ी हिस्ट्री है 6 क्लास की और आप यहाँ पे आ रहे हो, ठीक है, तो आपने इतना हिस्सा पीछे का छोड़ दिया है, तो इतनी कहानी आपको बिल्कुल भी पता नहीं है। तो पहले इतनी कहानी को पता करके आओ। देखो, यहाँ वाली कहानी सुन लोगे ना, आपको समझ तो आ जाएगी, लेकिन बहुत सारी जो चीजें हैं वो पीछे से कनेक्ट होती हैं। तो इसीलिए एक काम करो, जाके पीछे वाली कहानी को देख के आओ, मतलब पिछले चैप्टर्स को देख के आओ। बट अभी नहीं देखना, कोई बात नहीं, इस चैप्टर को समझ लो और फिर जाके एक काम करना, पिछले वाले चैप्टर्स को एक बार देख लेना। तो चलो आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 के साथ में, जिसका नाम है व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस। हमें क्या बताते हैं ये किताबें और बरियल्स। ठीक है, आपने बहुत सारे वेदास के बारे में सुना होगा। ठीक है, सुना ना कि एक वेद होता है, वेदास होते हैं, लेकिन 4 ही हमारे वेदास हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अर्थवेद है। ठीक है, और इनमें से सबसे पुराना जो आपका वेद रहने वाला है वो रहता है आपका ऋग्वेदा। कौन सा रहता है? ऋग्वेदा, जो कि आज से 3500 ईयर्स अगो पहले क्या हुआ था, कंपोज हुआ था। अब देखो, मैं आपको बोलूंगी नोट्स बनाने की जरूरत तो है नहीं है, क्योंकि मैं आपको जब एंशिएंट हिस्ट्री करवाऊंगी तब मैं आपको सब चीजें एक जगह पे जो है ना वो ऑर्गेनाइज कर दूंगी। लेकिन खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए, खुद के मतलब खुद को ये रखने के लिए कि अच्छा मुझे याद हो रहा है, मेरी मसल मेमोरी डेवलप हो रही है, तो एक काम करो, एक शीट ले लो वहां पे। ठीक है, और शीट में लिखो कि 4 वेदों के नाम लिख दिया, 1 2 3 4, 4 नाम लिख दिए, और यहाँ पे लिखो कि ओल्डेस्ट कौन सा है, ऐसे एरो डालो, ऋग्वेद। ठीक है, और कंपोज कब हुआ? 3500 ईयर्स अगो पहले। समझ में आया? अब ऋग्वेदा में इंक्लूड क्या है, देखो आपको नोट्स बनाने सिखा देती हूँ मैं, अगर आप बनाना ही चाहते हो तो आपने नोटबुक ली। अब आपने जब ऐसे लिख दिया ऋग्वेद, ठीक है, ओल्डेस्ट लिख के आपने जब ऋग्वेद लिख दिया, आपने यहाँ पे लिख दिया 3500 ईयर्स अगो। अब इसमें ऐसे करके लिखो, देखिए इंक्लूड क्या इंक्लूड करता है, इसमें है हिम्स बहुत सारी। ठीक है, क्या है इसके अंदर? सुक्तास है, वेल सेड्स हैं। अब ये किस चीज के लिए होती थी? ये सुक्तास हो गए, जैसे जिसको आप हिम बोलते हो, तो जो ये होती किस चीज के लिए थी? तो देखो, इनमें ना सिर्फ और सिर्फ एक चीज आपको देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है कि इनमें की गई है गॉड्स एंड गॉडेस की तारीफ। ठीक है, दिस हिम्स आर इन प्रेज ऑफ गॉड्स एंड गॉड एंड गॉडेस। ठीक है, तो जो आपके भगवान हैं, जो देवी देवते होते हैं, उनकी तारीफ के लिए क्या करा गया है, ये हिम्स जो है वो बनाई गई हैं। और ये किसका हिस्सा है? ऋग्वेद। ठीक है, तो ये है आपका ऋग्वेद, जो कि आज से 3500 ईयर्स अगो पहले क्या होता है, आपका कंपोज होता है। और 3 गॉड्स जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे। एक है आपके अग्नि, ठीक है, इंद्र, सोमा। अग्नि क्या है? जिसको हम लोग गॉड ऑफ फायर बोलते हैं। इंद्र अ वॉरियर गॉड, एंड सोमा अ प्लांट, जिससे एक स्पेशल ड्रिंक प्रिपेयर करी जाती है। समझ में आ गया आपको? अब पेपर में क्वेश्चन आया कि सोमा क्या है, तो आपको पता है सोमा क्या है, इंद्र क्या है, वॉरियर गॉड है, तो आपको पता चल जाएगा। समझ में आ गया? ओके। अब जो ये हिम्स हैं, इनको कंपोज कौन करता था? इनको कंपोज करते थे आपके ऋषि मुनि, आपके सेज। ठीक है, जो आपके ऋषि मुनि होते थे वो इनको क्या करते थे? कंपोज करते थे। अब जो आपके प्रीस्ट होते थे, ये बच्चों को सिखाते थे कि इनको कैसे रिसाइट करना है, मेमोराइज कैसे करना है, हर एक सिलेबल को, वर्ड को, सेंटेंस को बिट बाय बिट बड़ा ही ध्यान रख के ये लोग बच्चों को सिखाते थे। और बहुत सारी जो हिम्स है ना वो कंपोज करी गई हैं और सीखी गई हैं और पढ़ाई गई हैं मैन के द्वारा। ठीक है, एक मैन के द्वारा। ठीक है, मतलब ये सिंगल है और ये इसका प्लूरल है। तो बहुत सारी जो हिम्स है ना, मोस्ट ऑफ द जो हिम्स हैं वर कंपोज एंड टॉट एंड लर्नड बाय द मैन। और बहुत कम ऐसी जो हैं आपकी हिम्स हैं जो कि वुमेन्स ने क्या करी हैं, कंपोज करी हैं। और जो ऋग्वेदा था वो आपका ओल्ड वैदिक संस्कृत में था। ठीक है, ओल्ड या फिर वैदिक संस्कृत में था, जो आज की संस्कृत से डिफरेंट है। जो आज आपको संस्कृत देखने को मिलती है ना, जो पढ़ाई जाती है, सीखी जाती है, स्कूल्स के अंदर सिखाई जाती है, ये जो ऋग्वेद है ये उस संस्कृत से अलग था। उसको हम लोग बोलते हैं वैदिक संस्कृत। क्या बोलते हैं? वैदिक संस्कृत।
अब देखो संस्कृत क्या है। संस्कृत ना एक फैमिली का हिस्सा है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडो यूरोपियन। क्या बोलते हैं? इंडो यूरोपियन। अब देखो जैसे कुछ लैंग्वेजेस हैं, जैसे आपकी एसमीस होगी, गुजराती होगी, हिंदी होगी, काश्मीरी होगी, सिंधी होगी, और बहुत सारी यूरोपियन लैंग्वेजेस। इंडियन में कौन कौन से? आसमीस, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी। यूरोपियन में कौन कौन सी? आपकी इंग्लिश होगी, फ्रेंच होगी, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश। तो ये सारी लैंग्वेजेस किसको बिलोंग करती हैं? इस फैमिली को बिलोंग करती हैं। मतलब मान लो ये कोई शर्मा फैमिली है, एग्जाम्पल ले लो, कोई शर्मा फैमिली है। अब ये सारे किसको बिलोंग करते हैं? इसको बिलोंग करते हैं शर्मा फैमिली को। तो संस्कृत भी किस फैमिली को बिलोंग करती है? शर्मा फैमिली को बिलोंग करती है। सिंपल सीधी बात है, मतलब शर्मा फैमिली वहां पे लिख नहीं देना, समझाने के लिए बोल रही हूँ कि इंडो यूरोपियन फैमिली को बिलोंग करती है आपकी संस्कृत। ठीक है, किस फैमिली का हिस्सा है? जैसे आपने बोला कि ये शर्मा फैमिली का हिस्सा है और ये गुप्ता फैमिली का हिस्सा है, ठीक है, या कोई और फैमिली ले लो, ये चावला फैमिली का हिस्सा है। तो 3 फैमिलियां होगी, ठीक है। तो संस्कृत किस फैमिली का हिस्सा है? वो है आपका इंडो यूरोपियन फैमिली का हिस्सा। इन द सेम वे, अच्छा एक और चीज, इनको फैमिली क्यों बोलते हैं? इनको फैमिली इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे ओरिजिनली हैड वर्ड्स इन कॉमन। क्योंकि इनमें जो वर्ड्स है ना, कुछ ओरिजिनली वो कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप संस्कृत में बोलते हो मात्र, है ना, हिंदी में बोलते हो माँ, इंग्लिश में बोलते हो मदर। तो ये तीनों में जो वर्ड्स है ना, वो जो इनके ओरिजिनल वर्ड्स हैं वो कॉमन है, जिसकी वजह से इनको एक ही फैमिली का हिस्सा माना जाता है। और वो कौन सी फैमिली का हिस्सा माना जाता है? इंडो यूरोपियन फैमिली का हिस्सा माना जाता है। अब और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर बोली जाती हैं, ठीक है। और वो अलग अलग, जैसे देखो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं और वो अलग अलग फैमिली से क्या करती हैं? बिलोंग करती हैं। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल, जो आपके नॉर्थ ईस्ट में बोली जाती हैं वो बिलोंग करती हैं तिब्बतो बर्मन फैमिली को, ठीक है, जो ये वाली फैमिली है लैंग्वेजेस की। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम बिलोंग करती हैं द्रविडियन फैमिली को। ओके, और जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं झारखंड में और सेंट्रल इंडिया में, जो सेंट्रल इंडिया के कुछ पार्ट्स हैं जो वहां पे लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, वो बिलोंग करती हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली को। समझ में आ गया? तो ये थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। कई बार मान लो यूपीएससी क्वेश्चन बना दे कि बताओ जी तमिल किस फैमिली को बिलोंग करती है लैंग्वेज की, तो वो द्रविडियन फैमिली को बिलोंग करती है, ठीक है। अब उनसे पूछ लिया कि बताओ झारखंड में जो लैंग्वेजेस बोली जाती है वो किस फैमिली का है। मान लो उन्होंने बोला कि मैच कर दो या फिर बता दो कौन सा पेयर करेक्ट है। जैसे ऐसे लिखा होगा पेपर में, इटालियन लिखा होगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ तमिल, और एक यहाँ पे मान लो लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल गुजराती, ठीक है, गुजराती लिखा हुआ है। अब यहाँ पे उन्होंने लिख दिया कि ये बिलोंग करती है तिब्बतो बर्मन फैमिली से, और यहाँ पे लिख दिया कि बिलोंग करती है इंडो यूरोपियन फैमिली से, और यहाँ पे भी लिख दिया कि इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करती है। अगर आपको पता होगा कि जो इटालियन है वो भी इंडो यूरोपियन से बिलोंग करती है तो ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। और अगर आपको पता होगा कि जो तमिल है वो द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करती है, तब ये वाली स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगी, ठीक है। तो सही आपके पास आंसर क्या आ गया कि गुजरात, जो कि हमारी बिलोंग करती है इंडो यूरोपियन फैमिली से, ठीक है, लैंग्वेज की। अब जो ये बुक्स है ना, देखो जो आज की आपको बुक्स देखने को मिलती हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो रिटन है और वो प्रिंटेड है। लेकिन जो ऋग्वेदा था ना आपका, वो रिटन नहीं था ऐसे उस टाइम की जब हम बात कर रहे हैं, उसको रिसाइट करा जाता था। उसको फिर मतलब आप रिसाइट कर रहे हो तो कोई सुन भी रहा है ना, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया अमन इज अ गर्ल, तो आप इसको रीड कर रहे हो, रीड करके बता रहे हो कि अच्छा अमन इज अ गर्ल। लेकिन अगर आपको कोई बोल ले अमन इज अ गर्ल, तो वो उसको रिसाइट कर रहे हैं, ठीक है, और आप उसको क्या कर रहे हो? आप उसको सुन रहे हो, ठीक है, आप उसको क्या कर रहे हो? सुन रहे हो। तो जो ऋग्वेदा है ना, वो रीड नहीं करा जाता था क्योंकि वो लिखा ही नहीं गया था। जब कुछ लिखा ही नहीं गया तो आप उसको रीड कहाँ से कर लोगे? तो जो ऋग्वेदा था उस टाइम पे, जब का ऋग्वेदा है उस टाइम पे रिटन के फॉर्म में नहीं था, ठीक है, राइटिंग के फॉर्म में नहीं था। बहुत सालों के बाद ये जो था वो राइट डाउन करा गया था, ठीक है, आफ्टर इट फर्स्ट कंपोज, उसके बहुत टाइम के बाद जो ये क्या करा गया था? प्रिंट करा गया था। इट वॉज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट वॉज फर्स्ट कंपोज एंड देन इसको प्रिंट करा गया आज से 200 साल पहले। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो हिस्टोरियंस हैं तो उन्होंने ऋग्वेद को स्टडी कैसे करा? आपने बोला कि लिखा नहीं गया था, तो स्टडी कैसे करा? मतलब
किस चीज़ से उन्होंने निकाला कि अच्छा इसमें ऋग्वेदा में इस चीज़ की बात हो रही है, गॉड की बात हो रही है, गॉडेस की बात हो रही है, इनकी तारीफ हो रही है यहाँ पे। तो देखो जो आपके हिस्टोरियंस हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके आर्कियोलॉजिस्ट, अब हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट में मैंने आपको फ़र्क बताया था जब मैंने आपको पुराने वाले चैप्टर्स करवाए थे, तो वहाँ जाके देख लेना। तो ये लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट अबाउट द पास्ट बट इन एडिशन टू मटीरियल रिमेन्स देयर एग्जामिन रिटर्न सोर्सेज एज वेल। देखो आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, जो इनको कुछ बचा कुचा सामान मिलता है उसको देख के उसको स्टडी करते हैं, उसको देख के अंदाज़ा लगाते हैं कि नहीं लोग ऐसा करते होंगे, ऐसा पहनते होंगे, उस टाइम पे ये वाली फसल को उगाते होंगे, उस टाइम पे वो लोग ये खाते होंगे। तो वो पुरानी चीज़ें जिनको खोद खोद के कहीं ना कहीं से टुकड़ों में चीज़ें मिली हैं, जो बचा कुचा सामान मिला है, एक तो वो उसको एग्जामिन करते हैं, दे एग्जामिन रिटर्न सोर्स एज वेल, वो रिटर्न सोर्सेज को भी क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं। और एक और चीज़ मैंने आपको बताया कि ऋग्वेदा उस टाइम पे बेशक नहीं था लिखा हुआ, ठीक है, और लेकिन बाद में तो ये लिखा गया था ना, ठीक है, उसके रिटर्न फॉर्म में तो मिलेगा ना हमें ये। अब देखते हैं कि इन लोगों ने पढ़ा कैसे इसको। तो देखो सम ऑफ द हिम्स इन द ऋग्वेदा जो है वो डायलॉग्स की फॉर्म में है, जैसे ये मैं हूँ, ये आप हो, मैं आपसे बात कर रही हूँ, अब उसका मुझे कुछ रिप्लाई दे रही हो, मैं फिर आपको बोल रही हूँ, फिर आप रिप्लाई दे रहे हो, मैं फिर बोल रही हूँ, फिर रिप्लाई दे रही हो। तो ये क्या हो गया, एक डायलॉग हो गया, ठीक है, दोनों तरफ से डायलॉग, दोनों साइड से क्या है, एक डायलॉग है आपका। दिस इज अ पार्ट ऑफ द वन हिम, एक आपकी हिम का ही पार्ट दिखाया गया है कि एक डायलॉग है आपका, सेज, एक आपके सेज हैं, आपके ऋषि हैं विश्वामित्रा, और दो नदियों के बीच में, ठीक है, ये मान लो आपके विश्वामित्रा हैं और ये आपके टू रिवर्स हैं, इनके बीच में जो बात हो रही है, जो डायलॉग हो रहा है, ठीक है, दिस इज अ पार्ट ऑफ वन हिम, ये उस हिम का क्या है, पार्ट है, ठीक है। अब देखो दैट वो वर्शिप्ड एज गॉडेस। अब जो ये आपकी नदियां थी, जो ये ब्यास और सतलुज नाम की जो नदियां हैं, इनको उस टाइम पे क्या माना जाता था, इनको गॉडेस माना जाता था और उनकी तरह इनको वर्शिप करा जाता था, इनकी पूजा करी जाती थी, ठीक है। तो देखो ये एक यहाँ आपकी हिम है ये, ठीक है, समझ में, एक डायलॉग के फॉर्म में है ना, तो ये आपकी हिम है। अब ये कुछ भी नहीं है, देख लो अगर आपको देखना है तो एक पेज है मैन्यूस्क्रिप्ट का। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती है मुझे बताना कमेंट करके, मैंने आपको पहले भी बताया था क्या होता है क्या नहीं होता। ये पेज है फ्रॉम द मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा का। जो ये मैन्यूस्क्रिप्ट है ऋग्वेदा की, ऑन द बर्च, ठीक है, बर्च बाग पे पाई गई है कश्मीर में, अबाउट 150 ईयर्स अगो, जो ये यूज होती थी टू प्रिपेयर वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रिंटेड टेक्स्ट ऑफ द ऋग्वेदा, ठीक है, एज वेल एज द इंग्लिश ट्रांसलेशन। और इसको आज के टाइम पे कहाँ पे प्रिजर्व करा गया है, कहाँ पे सेव करके रखा गया है, तो वो रखा गया है पुणे महाराष्ट्र की लाइब्रेरी में। अच्छा क्या डायलॉग था, तो विश्वामित्रा कहते हैं, ये विश्वामित्रा जी हैं, ये आपकी दोनों नदियां हैं, ठीक है, दोनों नदियां हैं, इनसे बात हो रही है। विश्वामित्रा कहते हैं, ओ रिवर्स कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स लाइक द टू स्विफ्ट हॉर्सेस, लाइक टू शाइनिंग काउज दैट लीक देयर काव्स, ठीक है, कि आओ नीचे आओ, ठीक है, उनको बोला कि माउंटेन से आओ, से वो आते हैं ना आपके हॉर्सेस आते हैं, उनकी तरह आओ, और दो शाइनिंग काउज की तरह जो अपने बच्चों को लीक करती हैं आके, राइट, यू मूव लाइक अ चैरियट टू द सी, उनको बोल रहे हैं, ये विश्वामित्रा जी जो है ना, वो आपकी जो ब्यास और सतलुज रिवर है, उनको बोल रहे हैं कि यू मूव लाइक अ चैरियट टू द सी टू द पावर ऑफ इंद्रा, यू आर फुल ऑफ वाटर, आप पूरी तरह फुल हो पानी से, ठीक है, और एंड यू विश टू यूनाइट विद वन अनदर। तो रिवर्स बोलती हैं, वी, हम जो पूरी तरह पानी से भरी हुई हैं, ठीक है, वी हु आर फुल ऑफ वाटर, हम उसी पाथ में जो है वो उसी पाथ के अलॉन्ग मूव करती हैं जो हमारे लिए गॉड्स ने बनाया है, और अगर हमने एक बार बहना स्टार्ट कर दिया फिर हम स्टॉप नहीं हो पाएंगे। तो आप हमसे क्यों प्रे कर रहे हो सेज, वाई डू यू प्रे टू अस ओ सेज। विश्वामित्रा बोलते हैं, ओ सिस्टर्स प्लीज लिसन टू मी, सुनो मुझे, जो द सिंगर जो कि बहुत दूर से आया है, बहुत लंबा रास्ता कवर करके आया है अपने चैरियट के साथ में, अपने कार्ड्स के साथ में, तो प्लीज अपने पानी को इतना ऊपर मत जाने देना, और मैं सो दैट कि मैं आराम से जो है ना अपने चैरियट्स और अपने कार्ड्स के साथ में इसको क्रॉस कर पाऊँ। तो रिवर्स कहती हैं, वी विल लिसन टू योर प्रेयर सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली। तो वो कहते हैं कि ठीक है, हम आपकी प्रेयर्स को सुनेंगे ताकि आप आराम से इस रास्ते को तय कर पाओ। तो हिस्टोरियंस पॉइंट आउट करते हैं इस हिम से, जो इस डायलॉग के फॉर्म में है, ठीक है, जो कंपोज हुई थी, मतलब ये पॉइंट आउट करते हैं कि जो ये हिम है ना, ये उसी एरिया में कंपोज करी गई होगी जहाँ से ये रिवर्स बहती होंगी, ठीक है। ये चीज़ भी बताते हैं इस डायलॉग के बेस पे ये कंक्लूजन निकालते हैं कि जो ये सेज है ना, ये वैसे सोसाइटी में रहते होंगे जहाँ पे घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता होगा, काउस का इस्तेमाल करा जाता होगा, और उनको बड़ा वैल्यू एनिमल माना जाता होगा,
ठीक है। दैट इज वाई द रिवर्स आर कंपेयर टू हॉर्सेज एंड काउ। देखो बोला गया ना कि आप दो हॉर्सेस की तरह हो और उन शाइनिंग काउज की तरह हो जो अपने बच्चों को आगे लीक करती हैं, है ना। तो देखो इनको इतना ज्यादा, जिन रिवर्स को भगवान की तरह पूजा जाता है, अगर उनको हॉर्स के साथ में कंपेयर करा जा रहा है, अगर उनको काउज के साथ में कंपेयर करा जा रहा है, उनका कंपैरिजन करा जा रहा है, तो बड़ा ऑब्वियस है कि वो बड़े ही मतलब ज्यादा वैल्यूएबल एनिमल्स होते होंगे उस टाइम पे। अदर रिवर्स थी जैसे आपकी इंडस होगी, उसकी ट्रिब्यूटरीज होगी, सरस्वती होगी, इन सब का नाम भी जो है वो क्या है, हिम्स के अंदर है। और गंगा और यमुना का जो नाम है वो सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल करा गया है। अब पेपर में अगर आपको नहीं पता होगा, अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, आप बोलोगे जी ओनली इज द एक्सट्रीम वर्ड, सो एज पर द लॉजिकल गैसिंग ट्रिक, जिसको आप एप्टीट्यूड बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, ठीक है, आप बोलोगे कि ओनली इज द एक्सट्रीम वर्ड, सो एज पर द रूल let's eliminate this statement and go with another options. No, that's not the good way. तभी मैं बोल रही हूँ जो चीजें फैक्चुअल हैं उनको यार पढ़ लो, ठीक है। तुक्का काम आ जाता है, तुक्का भी मत बोलो, लॉजिकल गेसिंग बोलो, ठीक है। एप्टीट्यूड डेवलप कर लेते हो, सब कर लेते हो, बट फंस जाते हैं यार पेपर में, सीरियसली फंस जाते हैं। कई बार इतनी स्टुपिडिटी हो जाती है ना हमसे, क्या ही कहें। तो नॉलेज हमेशा जो है ना वो हर चीज़ों से ऊपर रहती है। समझ में आया आपको? ओके। तो गंगा और यमुना आर नेम्ड ओनली वंस, ठीक है, इनका सिर्फ एक ही बार जिक्र करा गया है, किसका, गंगा और रिवर का। अब पढ़ेंगे कैटल्स, हॉर्स एंड चैरियट्स के बारे में। देखो बहुत सारी प्रेयर्स ऐसी हैं ऋग्वेदा के अंदर जो कि कैटल्स के लिए हैं, बच्चों के लिए हैं, जैसे कि आपके लड़कों के लिए स्पेशली, और हॉर्सेस के लिए हैं। हॉर्सेस वर यॉक्ड चैरियट, ठीक है, चैरियट में लगा के हॉर्सेस को बैटल्स में लेके जाते थे लड़ने वड़ने के लिए। बैटल्स क्यों लड़ते थे ये लोग? ताकि कैटल्स को कैप्चर कर पाए, क्योंकि कैटल्स को बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता था उस टाइम पे। बैटल्स लैंड के लिए भी लड़े जाते थे, सो दैट कि अगर आप इस लैंड के लिए बैटल लड़ रहे हो और अगर आपके हिस्से में ये लैंड आ गई, तो आप उस लैंड को एज अ पेस्चर क्या करोगे, यूज करोगे, ठीक है। या आप वहां पे हार्डी क्रॉप्स को ग्रो करोगे जो कि बहुत जल्दी पक जाएंगी, जैसे आपका बार्ले हो गया। और कुछ बैटल्स आपके लड़े जाते थे वाटर के लिए या लोगों को कैप्चर करने के लिए। तो ऐसे करके अगर आपको नोट्स बनाने ही है, वैसे मत ही बनाओ, बनाने तो ऐसे लिख लो कि बैटल किसके लिए होता था, आपका होता था बैटल कैटल के लिए कैप्चर करने के लिए, वाटर के लिए, लैंड के लिए, ठीक है, और आपका पीपल को कैप्चर करने के लिए। तो ऐसे करके आप पॉइंटर्स में या फिर जैसे भी आपको डायग्राम बना के लिखना है, in whatever manner you people want to write, you people can note it down, ठीक है। jot down the facts that I am telling to you right now. Fine. Some of the wealth, जो wealth आती थी that was obtained, उसको क्या करते थे, कुछ लीडर्स रख लेते थे जो wealth obtain करते थे। ये लोग कुछ लीडर्स रख लेते थे अपने पास, कुछ लोग जो है वो प्रीस्ट को दे देते थे, और कुछ जो बची हुई वेल्थ बचती थी उसको लोगों के बीच में जो था वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। और कुछ वेल्थ का वो इस्तेमाल करते थे यज्ञास को परफॉर्म करने के लिए, यानी सेक्रीफाइस को परफॉर्म करने के लिए, जिसमें ऑफरिंग्स डाली जाती थी आग के अंदर। अब ऑफरिंग्स में क्या क्या होता था, घी होता था, ग्रेन्स हो गए आपके, ठीक है। कुछ केसेस में एनिमल्स को भी सेक्रीफाइस करा जाता था यज्ञास के अंदर, ठीक है, ऑफर करा जाता था, ऑफरिंग करी जाती थी एनिमल्स की भी। जैसे ये आग है ना, पूरी आग है, इसमें घी डाल रहे हैं, ग्रेन डाल रहे हैं, ठीक है, एनिमल्स तक को भी यहाँ पे सेक्रीफाइस करा जाता था, ठीक है। इन यज्ञास को, इन सेक्रीफाइस, इसको बोला जाता है सेक्रीफाइसेस, ठीक है, यज्ञास। मतलब अगर आपको यज्ञ करने हैं तो कुछ वेल्थ जो इनको मिलती थी, कुछ हिस्सा उसका इन यज्ञास को परफॉर्म करने के लिए भी था वो इस्तेमाल कर लिया जाता था। और बहुत सारे जो मैन होते थे वो इन वॉर्स के अंदर पार्ट लेते थे, लेकिन उस टाइम पे कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी। अगर पेपर में क्वेश्चन आया कि ऋग्वेदा के टाइम पे देयर वाज अ रेगुलर आर्मी, सो योर आंसर वुड बी नो, क्योंकि उस टाइम पे कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी, लेकिन असेंबलीज होती थी जो कि लोगों की असेंबलीज होती थी, जो लोग आके वहाँ पे मिलते थे, डिस्कस करते थे वॉर के रिगार्डिंग मैटर्स, कैसे शांति बनाई जाए, उसके रिगार्डिंग जो भी चर्चाएं होती थी वो लोग वहाँ असेंबलीज में आके करते थे, ठीक है। वो अपने लीडर को भी खुद चूज करते थे और उसको लीडर मानते थे जो बहुत ब्रेव होता था और स्किलफुल वॉरियर होता था। समझ में आया जी? आगे बढ़ते हैं। अब लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल करा गया है, तो हम लोगों को डिस्क्राइब करते हैं कैसा वो काम करते थे, उसके हिसाब से कौन सी वो लैंग्वेज बोलते थे, कहाँ से वो रहते थे, कौन सी फैमिली को बिलोंग करते थे, ठीक है, उनकी फैमिली क्या थी, किस कम्युनिटी की थे, उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या थी, तो इन सब के बेसिस पे हम लोगों को डिस्क्राइब करते थे, राइट। तो देखते हैं आज
कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जो कि जिन्होंने डिस्क्राइब करा है ऋग्वेदा के अंदर लोगों को। तो 2 ग्रुप्स हैं जिनको काम के ऊपर डिस्क्राइब करा गया है। एक है प्रीस्ट। अभी प्रीस्ट कौन से लोग होंगे? काम के ऊपर है ना, काम के ऊपर देखा गया है कि भाई अगर ये वाला काम करें तो उसको ये बोलेंगे, ये वाला काम करें तो ये बोलेंगे। तो काम के ऊपर 2 डिविजन्स करी गई हैं, एक प्रीस्ट है, एक राजास है। तो ये वो होते थे जिनको हम लोग ब्राह्मण्स भी बोलते थे, और जो वेरियस रिचुअल परफॉर्म्ड करवाते थे, ठीक है, वो परफॉर्म्ड वेरियस रिचुअल, जो कि बहुत जो आपके रिचुअल्स होते हैं उनको परफॉर्म करवाते थे, ठीक है, परफॉर्म करते थे। और एक होते थे आपके राजास, ठीक है, ये इनके पास ही आते थे ना, राजास करवाते थे और ये चीज को परफॉर्म करते थे ब्राह्मणास, ये प्रीस्ट जो आपके होते थे। अब जो राजास है ना उस टाइम के, वो उन राजास की तरह बिल्कुल भी नहीं है जो हम आने वाले आगे वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन लोगों के पास कोई भी कैपिटल सिटीज नहीं होती थी। अब जब आगे वाले चैप्टर्स में आप देखोगे, राजाओं के पास अपनी अपनी कैपिटल सिटीज होती हैं, ठीक है, पैलेसेस होते हैं, आर्मीज होती हैं, और वो टैक्स भी कलेक्ट करते हैं। लेकिन जो ऋग्वेदा के राजास हैं वो असल में वो राजास ऐसे नहीं थे जैसे आज के राजास आपको देखने को मिलेंगे, मतलब आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो ऋग्वेदा के राजास होते थे वो आज के राजास के जैसे नहीं है। आज के से मेरा मतलब यही है जो हम आगे बढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई कैपिटल सिटीज नहीं होती थी, कोई पैलेस वगैरह, कोई आर्मी, और वो टैक्स वगैरह भी कलेक्ट नहीं करते थे। और उनका लड़का, जैसे ये होता है ना कि एक राजा की डेथ हुई तो उनका बेटा, फिर बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, ही चलता रहता है कि सक्सीड करेगा अपने फादर को एज अ राजा। लेकिन ऋग्वेदा के टाइम पे जो आपके राजास होते थे, उस टाइम पे जो सन होते थे वो डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड, वो ऑटोमेटिकली अपने फादर को एज अ राजा सक्सीड नहीं करते थे, ठीक है। अब 2 वर्ड्स हैं जो लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल करे गए हैं, मतलब उनकी पूरी कम्युनिटी को, समझ में आया, एज अ होल। There were 2 words were used to describe the people or the community as a whole। तो कौन कौन से वर्ड है? एक है जन, ठीक है, जन, विच वी स्टिल यूज, जो हम हिंदी में भी यूज करते हैं और बहुत सारे लैंग्वेज में हम इसको यूज करते हैं। एक है वैश्य, ठीक है। द वर्ड वैश्य जो है वो विश वर्ड से ही आपका आया है। हम इसको सीखेंगे चैप्टर 6 के अंदर में, तो अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेवरल विश जन आर मेंशन्ड बाय नेम, ठीक है। सो वी फाइंड रेफरेंस द पुरुष जन और वेश, द भारत जना और वेश, द यद जना और वेश, एंड सो ऑन। ये कुछ नहीं है, ये आप लोग ऐसे एक बार पढ़ लेना। अब देखो, सम टाइम क्या होता था कि जो लोग इन हिम्स को कंपोज करते थे ना, वो अपने आप को आर्यास बोलते थे, ठीक है। और जो उनके ओपोनेंट्स होते थे, जिनके ओपोनेंट्स होते थे, उनको वो लोग बोलते थे दासास या फिर दासूस। समझ में आया? ये वाले जो लोग होते थे ना, कि कोई सेक्रीफाइस, कोई यज्ञ परफॉर्म नहीं करते थे, और ये हो सकता है शायद प्रोबेबली दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, ठीक है, ये अलग अलग भाषाएं, मतलब उनसे अलग लैंग्वेज को ये थे बोलते थे। लेटर क्या होता है बाद में कि जो ये दासा वर्ड है ना, ठीक है, और दासी आपका फीमेल के लिए, दासा आपका मेल के लिए, इसका मतलब निकल के आया स्लेव, ठीक है, गुलाम। स्लेव्स क्या होते थे? कोई वुमेन होगी, कोई मैन हो गया, ये वो इंसान होते थे, ठीक है, वो लोग होते थे जिनको वॉर के दौरान कैप्चर कर लिया जाता था, युद्ध के दौरान इनको कैप्चर कर लिया जाता था। और इनको जो राजाज होते थे, मतलब जिनका ऑनर होता था, जिसने इसको कैप्चर करा है, वो इसको अपनी प्रॉपर्टी समझ के ट्रीट करता था कि जब मेरा मन आए, जैसा मेरा मन जाए वैसे ही ये लोग चलेंगे, ठीक है। जो भी वो काम चाहते थे वो इन लोगों से करवा लेते थे, क्योंकि वो उनकी खुद की प्रॉपर्टी है, वॉर के दौरान कैप्चर करा गया है, तो उनको अपना दास बोलेंगे या फिर दासी बोलेंगे। अब देखो, क्योंकि ऋग्वेदा जो है आपका, ऋग्वेद जो है वो कंपोज हुआ है आपका नॉर्थ वेस्ट की साइड पे, सब कॉन्टिनेंट के। लेकिन कुछ और भी डेवलपमेंट हैं जो अलग अलग जगहों पे देखी गई हैं। तो लेट्स लुक एट सम ऑफ दीज, राइट। साइलेंट सेंटिनल, द स्टोरी ऑफ मेगालिथ। अब ये मेगालिथ्स क्या होते हैं? देखो, ये बड़े बड़े स्टोन के बाउल्डर्स होते हैं, ठीक है, आर नॉन एज अ मेगालिथ। मतलब बड़े बड़े स्टोन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मेगालिथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेगालिथ बोलते हैं, ठीक है। दीज आर केयरफुली अरेंज बाय पीपल। लोग इनको बड़े ध्यान से अरेंज करते थे। अब देखो, कोई जगह है, आपने यहाँ पे किसी इंसान को दबा दिया, ठीक है, तो इस साइड पे आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ पे आपने कोई इंसान दबाया है। लेकिन अब आपको याद कैसे रहेगा कि आपने जमीन के इसी टुकड़े में इंसान को दबाया है? तो उस चीज को याद करने के लिए वहां पे एक सिंबल लगा दिया जाता था, ठीक है। मतलब एक बड़ा पत्थर वहां पे लगा देंगे, कुछ सर्कल में बना देंगे,
तो वही है आपके मेगालिथ। समझ में आया? सो दीज वर केयरफुली अरेंज्ड बाय पीपल एंड वर यूज्ड टू मार्क बरियल साइट्स, कि अच्छा यहाँ पे दफनाया गया था। द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ बिगेन, स्टार्ट होती है आज से 3000 साल पहले, और प्रिवेलेंट होती है ये किस किस एरिया में, डेक्कन वाले एरिया में, ठीक है, जो आपका डेक्कन वाला एरिया है, आपका डेक्कन वाला एरिया है, साउथ इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट और आपका जो कश्मीर है, वहां पे ये ज्यादातर आपको देखने को मिलेगी। कुछ इंपॉर्टेंट मेगालिथ साइट जो है वो आपकी यहाँ पे दिखाई गई है। देखो यहाँ पे कुछ दफनाया है, तो यहाँ पे बना दिया गया है बड़े बड़े पत्थरों से, मेगालिथ से, कि भाई यहाँ पे हमने कुछ दफनाया है। समझ में आया? While some megaliths can be seen on the surface, कुछ मेगालिथ आपको सरफेस पे देखने को मिलेंगे, लेकिन अदर मेगालिथ जो है, अदर मेगालिथिक बरियल्स आर ऑफन अंडरग्राउंड। कुछ क्या है, अक्सर क्या है, अंडरग्राउंड है। सम टाइम जो आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या देखा कि एक सर्कल ऑफ स्टोन बाउल्डर्स और सिंगल लार्ज स्टोन था, वो जमीन पे खड़ा कर दिया, फिर सर्कल बना दिया। ये सिर्फ एक इंडिकेटर होता था जो उनको इंडिकेशन देता था कि अच्छा यहाँ पे नीचे क्या किया गया है, दफनाया गया है। अब देखो, दिस टाइप ऑफ मेगालिथ को हम लोग सिस्ट बोलते हैं। सम सिस्ट लाइक द वन शोन, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, हैव पोर्ट होल्स। इनमें क्या होते थे, पोर्ट होल्स होते थे, सो दैट विच कुड बी यूज एज एंट्रेंस, जो कि एंट्रेंस का काम करते थे, कि एंटर होकर दोबारा करो किसी को दबाना है तो उसको हम लोग क्या कर पाए, दफना पाए वहां पे। अच्छा मुझे बताओ, ये लोग कैसे बनाते होंगे मेगालिथ को? यहाँ पे कुछ थिंग्स थी जो लोग करते थे। There were several things that people did to make megalith. मेगालिथ बनाने के लिए लोग कुछ काम करते थे। क्या क्या करते थे, तो आपको उनको अरेंज करना है। बताओ पहले क्या करेंगे? डिग करेंगे, पिट इन दी अर्थ, ट्रांसपोर्ट करेंगे स्टोन्स को, ब्रेक करेंगे बाउल्डर्स को, प्लेस करेंगे स्टोन्स को इन पोजीशन में, फाइंड करेंगे सुटेबल स्टोन्स को, शेप करेंगे। तो पहले वो क्या काम करते होंगे? पहले वो डेड को दफनाते होंगे, या पहले अर्थ को, जमीन को खोदते होंगे, क्या करते होंगे? तो ये आपको मुझे बताना है, सो दैट वो बड़े बड़े बाउल्डर से क्या बना पाए, मेगालिथ को फॉर्म कर पाए। समझ में आ गया आपको? ठीक है, आई होप, आप, उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया होगा। तो मेगालिथ होते हैं बड़े बड़े आपके पत्थर, एंड ये जो साइट्स हैं जहां पे आपको बड़े बड़े पत्थर देखने को मिले हैं, इनको बोला जाता है मेगालिथिक साइट्स। क्या बोला जाता है? मेगालिथिक साइट्स। आ जाओ, अब मैं दोबारा पूछूंगी आपसे, साइट से आप लोग क्या समझते हो? मैंने पिछली क्लास में शायद आपको बताया जरूर था, बट ये नहीं पता कि सेकंड क्लास में बताया था इस हिस्ट्री की या फर्स्ट में बताया था। आ जाओ, तो ऑल दिस बरियल्स हैव सम कॉमन फीचर्स। इनमें कुछ कॉमन बातें हैं जो देखी गई हैं। जनरली क्या होता है, द डेड वॉज बरिड विद डिस्टिंक्टिव पोर्ट्स। ठीक है, एक अलग से जो पोर्ट्स हैं, कैसे पोर्ट्स हैं, विच आर कॉल्ड ब्लैंक रेडवेयर। ठीक है, उन पे ऐसा काम हो रखा है, तो उन पोर्ट्स के साथ में भी इन लोगों को दफनाया गया है। और कुछ टूल्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, वेपन में आपको देखने को मिलेंगे किसके बने हुए, आयरन के। ठीक है, और समटाइम्स आपको यहाँ पे हॉर्सेस के स्केलेटन्स देखने को मिलेंगे, हॉर्स के इक्विपमेंट्स देखने को मिलेंगे, ऑर्नामेंट्स देखने को मिलते हैं स्टोन एंड गोल्ड के आपको यहाँ पे। तो आप देख सकते हो, ये हॉर्स का है, ये एक्सेस है, ये डैगर है, ठीक है, जो आपका बना हुआ है। ओके, सो आ जाओ आगे, मुझे आंसर दो कि क्या आयरन हड़प्पन टाइम पे यूज होता था या नहीं होता था। फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस। अब जैसे आज के टाइम पे ना हमारे रिच लोग हैं, ठीक है, पुअर लोग हैं, एक मिडिल क्लास है, तो क्या उस टाइम पे भी ऐसा होता था? तो आज देखते हैं क्या है क्या नहीं है। आर्कियोलॉजिस्ट ने थिंक दैट ऑब्जेक्ट्स फाउंड विद स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू डेड पर्सन। अब देखो, अगर आपको कोई डेड बॉडी यहाँ से मिली है, आपने खुदाई करी, आपको डेड बॉडी मिली, अब इस डेड बॉडी के साथ में मान लो कोई सामान मिला है, कुछ ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, तो आर्कियोलॉजिस्ट यही मानते हैं कि वो सामान इसी इंसान को बिलोंग करता है, तभी तो इसकी बॉडी के साथ में मिला है। ठीक है, समटाइम मोर ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन अ वन ग्रेव देन इन अनदर। कई बार ऐसा होता था कि अगर ये वाली कोई किसी की वो है, ग्रेव है, ठीक है, आप उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, क्या होता है ये, जो शब्द याद नहीं आ रहा। तो अगर ये है आपकी ग्रेव है, तो हो सकता है इस ग्रेव से एक ही ऑब्जेक्ट मिला हो, और इस वाली जो ग्रेव से जो है वो 10 ऑब्जेक्ट्स मिले हों। तो ऐसा होता था, मोर ऑब्जेक्ट्स वर फाउंड इन वन ग्रेव देन इन अनदर। ठीक है, एक ब्रह्मगिरी है आपकी, आप जाना चैप्टर नंबर 2 में जाना, ठीक है, वहां पे आपको ये मैप देखने को मिलता है, पेज नंबर 14 पे ब्रह्मगिरी जाके आप लोगों को देखना है। वहां पे क्या मिला आपको, स्केलेटन मिला
जिसको दफनाया गया था 33 गोल्ड की बीड्स के साथ में, 2 स्टोन बीड के साथ में, एंड 4 कॉपर बैंगल्स के साथ में, एंड 1 कॉन्च शेल के साथ में। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि बताओ कहाँ पे ऐसा आपको मतलब एक बॉडी देखने को मिली है जिसके साथ में इतना सब कुछ दफनाया गया है। तो वो जगह है ब्रह्मगिरी। कौन सी जगह है यहाँ की? ब्रह्मगिरी। देखो, तो ऐसा याद कर लो कि बॉडी मिली है ना, तो बॉडी बॉडी को ना खुद ही ब्रह्मा जी ने दफना दिया। अगर ब्रह्मा जी ने दफनाते तो ब्रह्मा जी ने साथ में उसको सामान भी दे दिया कि ठीक है ये सामान आप अपने साथ में रख लो। तो ऐसे करके यू पीपल कैन मेमोराइज इट, राइट। आगे आ जाओ, आगे देखते हैं। आ जाओ, तो मुझे ज़रूर बताना आपको समझ में भी आती है एनसीईआरटी या फिर मैं बोर्ड पे लिख के कराऊँ। अरे बस ना दूसरा बोर्ड नहीं है तो वाइट बोर्ड पे लिखने में बहुत टाइम लगता है और इतना टाइम होता ही नहीं है यार मेरे पास। आ जाओ आगे। अदर स्केलेटन हैव ओनली अ फ्यू पोर्ट्स। देखिए कुछ कुछ जो स्केलेटन्स थे उनके साथ में सिर्फ कुछ ही पोर्ट्स मिले। तो यहाँ से हमें डिफरेंस देखने को मिलता है उनके स्टेटस में कि जो लोग अमीर होते होंगे उनके साथ में ज़्यादा सामान दफनाते होंगे, ठीक है, और जो गरीब होते होंगे उनके साथ में कम सामान दफनाते होंगे। तो हो सकता है वहाँ पे रिच होंगे, पुअर्स होंगे, कुछ चीफ्स होंगे, कुछ उनके फॉलोअर्स होंगे। तो इन्हीं की ये सब कुछ हमने देख के हमने यहाँ से अंदाज़ा लगा लिया, ठीक है। वर सम बरियल्स स्पोर्ट्स meant फॉर सर्टेन फैमिलीज। अब देखो समटाइम्स क्या होता था, जो आपके मेगालिथ्स होते थे कंटेन मोर देन 1 स्केलेटन। अब जो आपका ये मेगालिथ है हो सकता है यहाँ पे एक से ज़्यादा स्केलेटन आपको देखने को मिल जाए, 2 डेड बॉडीज आपको देखने को मिल जाए यहाँ पे, ठीक है, उनकी हड्डियाँ यहाँ पे देखने को मिल जाए। तो यहाँ से इंडिकेट होता था, मान लो देखो हमने बात की ना वे पोर्ट होल्स होते थे कि एंट्रेंस के लिए काम आते थे। अगर ये कोई आपका मेगालिथ है, अगर कोई मेगालिथिक साइट है ये आपकी, यहाँ पे आपकी 2 डेड बॉडीज मिली है, ठीक है, 2 स्केलेटन्स आपके यहाँ से मिले हैं। तो हो सकता है कि पहले किसी की डेथ हुई हो तो उसको इस जगह पे दफना दिया गया हो और फिर बड़े बड़े बाउल्डर्स या मेगालिथ यहाँ पे लगा दिए गए हो, सर्कल में लगा दिए गए हो, पोर्ट होल्स बना दिए गए हो ताकि पता चल जाए कि यहाँ पे दफनाया गया। और जो एंट्रेंस का एरिया बनाया गया है, अब आने वाले 10 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 20 साल में किसी और की डेथ होती है उस फैमिली में से, तो वो लोग वहीं पे आएंगे, उस एंट्रेंस का इस्तेमाल करेंगे, अब उसको भी वहाँ पे दफना जाएंगे। तो हो सकता है ऐसा वहाँ पे होता हो, ठीक है। ये इंडिकेट करता है कि जो लोग हैं वो हो सकता है परहैप्स शायद वो सेम फैमिली को बिलोंग करते हो बट सेम टाइम पे वो नहीं मरे होंगे, सेम टाइम पे वो नहीं दफनाए गए होंगे, ठीक है, buried in the same place through though not at the same time, सेम टाइम पे नहीं दफनाया गया होगा। जो बॉडीज हैं जो बाद में मरे, ठीक है, इनटू द ग्रेव टू द पोर्ट होल्स के जरिए उनको वहाँ पे मतलब एंट्री करके वहाँ दफनाया गया होगा। एंड स्टोन के जो सर्कल्स हैं और जो बाउल्डर्स हैं वो प्लेस करे गए होंगे सरफेस के ऊपर एक साइन पोस्ट बनाने में कि अच्छा ये है आपकी बरियल साइड, यहाँ पे दफनाया जाता है, सो दैट पीपल कुड रिटर्न टू द सेम प्लेस जब भी उनको जरूरत पड़े किसी को वहाँ पे दफनाने की, ठीक है, वो वहाँ पे आ पाए। एक स्पेशल बरियल आपको देखने को मिलता है इनाम गांव में। तो मैं आप 2 पे जाओ, चैप्टर 2 में जाओ, पेज नंबर 14 पे जाओ, इनाम गांव को देखिए। एक साइट है आपकी रिवर गॉड के पास में, ऑन द रिवर गॉड एक ट्रिब्यूटरी है जो आपकी भीमा की, ये ऑक्यूपाई थी आपकी, मतलब यहाँ पे लोग रहते थे इस टाइम पीरियड के अंदर में, ठीक है। यहाँ पे अडल्ट के आपको देखने को मिलते हैं, ज़्यादातर अडल्ट को दफनाया गया है। वो कैसे दफनाए गए हैं? एकदम स्ट्रेट, ठीक है, और उनका हेड किस तरफ है? एकदम स्ट्रेट दफनाए गए हैं। और जिनका जो हेड है ना वो नॉर्थ की तरफ आपको देखने को मिलेगा। अब पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि उनका जो हेड है वो साउथ की तरफ है, तो ऐसा नहीं है। तो देख लो कि जो इनाम गांव में मिले हैं ना, तो देखो सबको इनाम तभी मिलेगा, सभी गांव के लोगों को इनाम तभी मिलेगा ना अगर वो ऐसे खड़े होंगे, मतलब अगर वो नॉर्थ की तरफ खड़े होंगे। कैसे खड़े होंगे? अगर वो नॉर्थ की तरफ सर करके खड़े होंगे तब उनको क्या मिलेगा? इनाम मिलेगा। और किनको मिलेगा? अडल्ट्स को मिलेगा, ना बच्चों को, ना बुजुर्गों को, किसी को नहीं, सिर्फ अडल्ट्स को मिलेगा। और जो सिर्फ सीधे खड़े होंगे नॉर्थ की तरफ को अपना सर करके। या कुछ लोग जो थे ना यहाँ पे घरों के अंदर भी दफनाए हुए हमें मिले हैं, ठीक है। कुछ जो बरियल्स हैं ना वो हमें हाउसेस के अंदर भी देखने को मिले हैं। और जो वेजल्स हैं दैट प्रोबेबली कंटेन, हो सकता है वो इनको इस्तेमाल करते हो फूड वगैरह को स्टोर करने के लिए ना, वाटर वगैरह को स्टोर करने के लिए, और प्लेस विद द डेड।
अब देखो वहाँ पे आपको वाटर तो नहीं मिलेगा, अब हो सकता है उसमें पानी वानी होगा वहाँ पे, तभी वेसल्स उसके साथ में रख दिए गए हैं। तो हो सकता है कि उनमें हो कभी ना कभी आपका वाटर हो, ठीक है, फूड हो। दैट प्रोबेबली कंटेन फूड एंड वाटर वर प्लेस विद द डेड की। भाई मरने के बाद भी जिंदगी है ना, तो आपके लिए हम खाना वाना वेसल्स में रख रहे हैं, पानी वानी रख रहे हैं, आपको जब भूख लगे उठ के खा लेना, ठीक है। अब देखो, वन मैन वॉज फाउंड बuried इन अ लार्ज 4-legged क्ले जार इन द कोर्टयार्ड ऑफ 5 रूम्ड हाउस में यहाँ पे मिला है, ठीक है। और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउस है जो इस साइड पे आपको देखने को मिलेगा। और कहाँ पे? इन द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट, पूरी सेटलमेंट के सेंटर में ये आपको देखने को मिलेगा। इस हाउस में क्या थी? ग्रीनरी भी थी, और जो बॉडी थी वो क्रॉस लेग्ड पोजिशन में, ठीक है। उसकी क्या थी? जो लेग थी ना वो क्लोज ऐसे क्रॉस थी, ठीक है। उसकी बॉडी है, ये उसके हाथ हैं, ऐसे करके इसका सर है, ये उसकी आंखें हैं, बट लेग उसकी क्या मिलेंगी? आपको क्रॉस देखने को मिलेंगी। तो लेग्ड क्रॉस पोजीशन में जो आपकी बॉडी है, जो आपका स्केलेटन है, वो कहाँ देखने को मिल रहा है? इनाम गांव में आपका देखने को मिल रहा है। डू यू थिंक दिस वॉज द बॉडी ऑफ अ चीफ? बताना जरूर, रीजन जरूर देना, ठीक है। अच्छा, व्हाट स्केलेटल स्टडीज टेल अस? हम ये स्केलेटल की स्टडीज हमें क्या बताती हैं? देखो, इट इज ईजी टू मेक आउट स्केलेटन ऑफ चाइल्ड। अच्छा, अगर आपको पता करना हो कि बच्चे का स्केलेटन है या बढ़ेगा, तो आप साइज देख के बता दोगे। साइज छोटा होगा तो वो बच्चे का है, ठीक है। पर आप नहीं बता पाओगे कि ये लड़के का है या फिर लड़की का है, ठीक है, क्योंकि देयर इज अ नो मेजर डिफरेंस इन द बोन्स ऑफ गर्ल और बॉय। तो हम कैसे पता लगाएं कि ये मैन का है या वुमेन का है, राइट। तो समटाइम्स क्या होता था कि हम लगाते थे अंदाजा कि किसी स्केलेटन ने ज्वेलरी पहनी हुई है, तो हो सकता है वुमेन का हो, लेकिन हम श्योरिटी से कैसे बोल दें? क्योंकि बहुत सारे तो मैन भी ज्वेलरी पहनते हैं, ठीक है, वो भी ज्वेलरी पहनते हैं, मैन ऑल्सो वॉर दी ऑर्नामेंट्स। तो हम कैसे कह दें कि वो मैन का नहीं या वुमेन का है? तो फिर क्या होता है, बेटर वे है फिगर आउट करने का, द सेक्स ऑफ स्केलेटन, ठीक है, उसका सेक्स पता कर लो, इज टू लुक एट द बोन स्ट्रक्चर। आप बोन स्ट्रक्चर से पता कर लो कि वो गर्ल है या आपका बॉय है। जो हिप होता है, जो आपका पेल्विक एरिया होता है ना विमेन का, जो उसकी जो बोन्स होती हैं वो आपको क्या देखने को मिलती हैं? द हिप और द पेल्विक एरिया विमेन इज जनरली लार्ज टू अनेबल चाइल्ड बियरिंग। चाइल्ड, क्योंकि जो विमेन है वो बर्थ देती है एक चाइल्ड को, तो उसकी वजह से जो उसका पेल्विक एरिया है, जो उसका हिप वगैरह है, वो आपको लार्जर देखने को मिलती हैं। तो स्केलेटन में जहाँ पे की फीचर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, वो आप मान लो कि वो वुमेन का है। और ये चीज हमने कब देखी है? ये देखी हमने मॉडर्न स्केलेटल स्टडीज के बाद, ठीक है। किसके बेसिस पे हम लोग ये पता लगा रहे हैं? मॉडर्न स्केलेटल स्टडीज के बिहाफ के ऊपर, बेस के ऊपर। दीज डिस्टिंक्शंस आर बेस्ड ऑन मॉडर्न स्केलेटल स्टडीज। अबाउट 2000 ईयर अगो, आज से 2000 साल पहले, एक फेमस फिजिशियन थे आपके चाणक्य, ठीक है, जिन्होंने एक बुक लिखी थी मेडिसिन के ऊपर, जिसको बोला जाता है चाणक्य संहिता, राइट। उन्होंने वहां पे लिखा था कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ना 360 हड्डियां होती हैं, 360 बोन्स होती हैं, जो कि आज के टाइम के हिसाब से जो हमने पता लगाया है, मॉडर्न उसके हिसाब से, एनाटॉमी के हिसाब से पता लगाया है, तो सिर्फ 200 है। आज के हिसाब से वो बहुत ज्यादा उन्होंने उस टाइम पे क्या बता दी? चाणक्य संहिता में बोन्स बता दी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि चाणक्य संहिता किसने लिखी है? तो वो चाणक्य ने ही लिखी है। समझ में आया जी? ठीक है। उन्होंने कैसे इस फिगर पे पहुंचे थे? वो मतलब कि उन्होंने कैसे कहा कि 360 है? उन्होंने टीथ को काउंट करा, जॉइंट्स को काउंट करा, कार्टिलेज को काउंट करा, ठीक है। अब देखो ऑक्यूपेशन क्या थी इनाम गांव पे जो लोग थे। अब देखो आर्कियोलॉजिस्ट को ना सीड्स मिले हैं वीट के, बार्ले के, राइस के, पल्सेस के, मिलेट्स, पीस, सेम, तो ये सारे मिले हैं। बोन्स मिली हैं एनिमल्स की, मैंने कुछ पे कट मार्क्स इनको देखने को मिले हैं। हो सकता है उन एनिमल्स को ये लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते, तभी तो उन पे कट का निशान इनको मिला है, ठीक है। और क्योंकि वीट वगैरह मिली है, इनके सीड्स मिले हैं, तो ये लोग वो भी खाते होंगे। समझ में आया? खाते होंगे तो पहले उगाते भी होंगे ना, और एनिमल्स को भी रियर करते होंगे ये लोग। इनके पास कैटल्स हैं, बुफेलोस, गॉड्स, ये आप लोग देख लेना, कुछ भी नहीं है। बर्ड्स भी थे, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब, फिश, और एविडेंस है फ्रूट्स का यहाँ पे, जैसे कि आंवला, जामुन वगैरह, डेट्स वगैरह। समझ में? ये लोग कलेक्ट करते होंगे, तो ये चीज़ है। तो इस यूज इस एविडेंस टू लिस्ट द पॉसिबल ऑक्यूपेशन। तो आप खुद बता दो मुझे, तो जो आपको ये एविडेंस मिले हैं इसके बिहाफ पे, इसके बेसिस पे कि वो लोग क्या क्या ऑक्यूपेशन आपके करते होंगे। ओके, एक ये चीज़ है आपकी एल्सवेयर, ठीक है। चाइना की बात हो रही है, चाइना को ढूंढो जाके अपने मैप के अंदर, अपने एटलस के अंदर। आज से 3500 साल पहले
फर्स्ट एविडेंस देखने को मिलता है राइटिंग का चाइना में। कहाँ पे मिलता है? चाइना में। कहाँ पे मिलेंगी वो राइटिंग्स आपको? एनिमल्स की बोन पे। तो ये राइटिंग्स आपको मिलती हैं ऑन दी एनिमल बोन्स, और इन बोन्स को ऑरिकल बोन्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो बोन्स है ना ये फ्यूचर को प्रेडिक्ट करती हैं। ठीक है, ऑरिकल कार्ड्स भी होते हैं ना, आपको पता होगा। तो जो किंग है उस स्क्राइब्स को बुलाते थे, जो लोग लिखना जानते थे उस टाइम पे, कि ठीक है कि क्वेश्चन लिखो बोन्स के ऊपर, कि आओ एनिमल की हड्डियों के ऊपर ये सवाल लिख दो। ठीक है, ऑरिकल बोन्स के ऊपर ये क्वेश्चन लिख दो, जैसे कि क्या वो इस युद्ध को जीतेंगे, इस बैटल को जीत पाएंगे, उनकी हार्वेस्ट अच्छी होगी नहीं होगी, ठीक है, उनके पास बेटे होंगे, लड़के होंगे या फिर नहीं होंगे। फिर उन हड्डियों को, उन बोन्स को आग में फेंक दिया जाता था। ठीक है, और फिर वो आग में जलने के बाद क्रैक, उसमें ना क्रैक पड़ जाते थे। फिर फॉर्च्यून टेलर जो थे ने, जो जब भविष्य बताते हैं, फॉर्च्यून टेलर जो है वो आते थे, उन क्रैक्स को स्टडी करते थे और फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते थे। और देखो यार, गलतियां होने के चांसेस भी थे यहाँ पे। ठीक है, आप खुद ही समझदार हो, फाइन। तो जो ये किंग्स हैं ये ना बड़े बड़े पैलेसेस में रहते थे सिटीज़ के अंदर, और इनके पास बहुत वेल्थ वेल्थ थी, सब कुछ था, और कुछ भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखनी है कि इनको आयरन का यूज से ये लोग, मतलब अब उस टाइम पे फैमिलियर नहीं थे, दे डिड नॉट नो द यूज ऑफ आयरन। ठीक है, आयरन का इनको यूज नहीं पता था उस टाइम पे, ये फैमिलियर नहीं थे, इससे नहीं था उस टाइम पे। ओके, मतलब ये लोग फैमिलियर नहीं थे। ओके, तो बिगिनिंग कब होती है वेदास की कॉम्पोजिशन की? वो होती है 3500 ईयर्स अगो। पहले ओल्ड वेदा है हमारा ऋग्वेद। ठीक है, मेगालिथ की जो बिगिनिंग होती है, बिल्डिंग ऑफ मेगालिथ, ये होती है 3000 साल पहले। सेटलमेंट देखने को मिलेगी नाम गांव में, ये वाले उसमें। ठीक है, और ये आपको मिलेंगे चाणक्य 2000 साल पहले। अच्छा, सुक्ता क्या है? ये आपके ये है, चैरिट को यहाँ पे मिला दो। यज्ञ क्या है? सेक्रीफाइस है। दासा क्या है? स्लेव है। मेगालिथ क्या है? स्टोन के बाउल्डर्स हैं बड़े बड़े। स्लेव्स किस लिए यूज करते थे? मेगालिथ कहाँ पे आपको मिले हैं? स्टोन सर्कल्स क्यों बनाते थे सरफेस पे? पोर्ट होल्स क्यों इस्तेमाल करते थे? एंट्रेंस के लिए इस्तेमाल करते थे ना ये लोग। पीपल इन आम गाँव पे क्या खाते थे? तो इन सबका मुझे आपको देना है आंसर। सो विद दिस हमारा होता है चैप्टर नंबर 5 का द एंड। ठीक है, दी एंड। ओके, तो चलो जी, फिर अभी मैं चलती हूँ। सो बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, बाय।